हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है इस चैनल पर। और आज हम कंटिन्यू करेंगे बर्सर्क मांगा के हॉक ऑफ द मिलेनियम एम्पायर आर्क चैप्टर 182 फियर्स कुशन अटैक को। इस अमेजिंग मांगा को लिखा है केंटारो मिरा ने। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो बर्सर्क सीरीज की वीडियोस आपको चैनल के प्लेलिस्ट पर मिल जाएगी, जिसका लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन पर है, जहां आप जाकर बर्सर्क सीरीज को अच्छे से समझ सकते हैं, वरना कहानी आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो। मांगा की शुरुआत में कहीं पर युद्ध हो रहा है। यहाँ कुशन आर्मी एक किले को जीतने की कोशिश कर रही है और जीतने के बाद युद्ध के मुजरिमों का सर कलम कर दिया जाता है, उन्हें तीरों से मार दिया जाता है और उन्हें जिंदा ही जला दिया जाता है। और वहाँ औरतों को अधनंगा कर या तो उन्हें मजदूर या फिर कुशन बच्चे पैदा करने के लिए रख लिया जाता है। उन्हें डर है कि कहीं कुशन उन्हें अपने देवताओं को चढ़ावे के तौर पर ना चढ़ा दें और रह रहकर अभी भी उन्हें बैंड ऑफ हॉक की ही उम्मीद है। उनमें से एक लड़की को एहसास होता है कि हॉक आ रहा है, लेकिन किसी को उसकी बात में विश्वास नहीं होता, लेकिन उस लड़की को महसूस होने लगा है। वहीं कुशन जनरल अपने छठे किले को जीतने वाला है, उतने ही समय में जितने समय में सिलट ग्रिफिथ को कैप्चर नहीं कर पाया। जनरल को सिलट की इवल बीस्ट की कहानी पर विश्वास नहीं होता। सिलट की खुद की बात को सच साबित करने की कोशिश से जनरल गुस्सा होकर सिलट के सिर पर लात रख देता है और तो और ओरेकल की भविष्यवाणी का भी मजाक उड़ाते हुए सिलट को अपमानित करता है। तभी सिलट गुस्से में उठ जाता है, जिससे जनरल अनबैलेंस होकर अपनी गद्दी पर गिरता है। जनरल सिलट को गुस्से में देख घबरा ही रहा होता है कि उसकी ओर एक तीर तेजी से बढ़ती है, जिसे सिलट बिना देखी ही पकड़ जनरल की जान बचा लेता है। ये तीर किले के डिफेंड करने वाले सोल्जर्स ने छुपकर चलाई है, जिसे काउंटर करने के लिए तपासा उन तक पहुंच बिना हथियारों के ही अपने पैरों और हाथों से मार देते हैं। दरअसल तपासा के हाथ पैरों में जो गठाने हैं, उनकी डेडिकेटेड ट्रेनिंग की वजह से वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं और वो सिर्फ सिलट को ही सर्व करते हैं। जनरल उनके स्किल्स को देख शॉक में है, जिन्होंने खाली हाथ से ही उन्हें मार दिया। सिलट हॉक को फिर ढूंढने की मिशन पर जाने की इजाजत मांगता ही है कि वहाँ ग्रिफिथ आ जाता है। ग्रिफिथ को वहाँ देख सिलट अपनी जगह में जड़ जाता है, जिसे सभी वहाँ देख रहे हैं। सिलट को ग्रिफिथ के वहाँ आने का कारण समझ में नहीं आ रहा है, जो कब उसके पास से निकल गया उसे पता ही नहीं चला। जनरल ग्रिफिथ को देख ही रहा होता है कि उसकी आंख में तलवार घुसाकर ग्रिफिथ उसे वहीं मार देता है। सिलट और जनरल के सिपा सालार और कैदी उसकी मौत को देख शॉक हो जाते हैं। सेनापति तुरंत ग्रिफिथ पर हमला करने का हुक्म देता है और तीरंदाज तुरंत ग्रिफिथ पर निशाना कर उस पर हमला करते हैं। वो सभी तीर ग्रिफिथ से होते हुए उसके उस पार गिरते हैं, लेकिन ग्रिफिथ अपनी जगह से हिला तक नहीं, जो सभी को इम्पॉसिबल लगता है। सेनापति फिर उन्हें हमला करने का हुक्म देता है और उनके हमला करने से पहले ही उन्हें पीछे एक तेज आवाज आती है, जो खुद जॉर्ड के मार काट करने की आवाज है। जॉर्ड को देखते ही सेनापति उस पर भी हमला करने का आदेश देता है, जिन्हें पास देख जॉर्ड वहाँ पर जो कत्लेआम मचाता है कि वहाँ सोल्जर्स की रूह कांप उठती है। सेनापति को विश्वास नहीं होता कि एक अकेला हॉर्समैन ये सब कर सकता है और वो फिर उन पर हमला करने को कहता है कि तभी फ्रंट लाइन सैनिकों के सिर से एक भाला पार होता है और हटते ही वो नीचे गिरते हैं। ये हमला एक आर्मर हॉर्समैन ने किया है, जो खुद को लोगस के नाम से इंट्रोड्यूस करते हुए बताता है कि वो वहाँ ओरेकल की भविष्यवाणी सुनकर आया है और वो ग्रिफिथ को हॉक ऑफ लाइट समझते हुए सर्व करने की आज्ञा मांगता है, जिसे ग्रिफिथ आसानी से दे देता है। लोकस के मुंह से हॉक ऑफ लाइट का नाम सुनते ही सभी औरतों को पता चल जाता है कि ग्रिफिथ कौन है, क्योंकि उन्हें भी हॉक ऑफ लाइट का ड्रीम आया था। और वही लड़की ग्रिफिथ को पहचान जाती है, क्योंकि उसने ग्रिफिथ को मिडलैंड में बैटल ऑफ डॉलरी की विक्ट्री परेड में देखा था। वहीं अब लोकस जॉर्ड को ज्वाइन कर वहाँ कत्लेआम मचा रहा है और वो लड़की खुद को आजाद कर ग्रिफिथ के करीब आ जाती है। जॉर्ड और लोकस लड़ाई में बिजी हैं, जिन्हें रोकना सेनापति के बस में नहीं है। तपासा के कहने पर सिलट इस सिचुएशन का फायदा उठाकर ग्रिफिथ को कैप्चर करने का प्लान बनाता है, जो अभी तक अपनी जगह से हिला तक नहीं है। तभी तपासा तेजी से ग्रिफिथ की ओर बढ़ते हैं कि लड़की ग्रिफिथ को अलर्ट करती है। तपासा ग्रिफिथ तक पहुंचने वाले होते ही हैं कि तपासा के सीने पर वार होता है और वो वापस जमीन पर गिरते हैं। ये हमला किसी ब्लैक क्रिएचर ने किया है, जिसकी हाइट भी लड़की के घुटने से कम है। वो ब्लैक क्रिएचर अपना मास्क और प्रॉपर शरीर बनाता है, जिसे तपासा राक्षस के नाम से जानते हैं, जिन्हें बाकी राका क्लैन ने बहुत पहले ही बेदखल कर दिया था। राक्षस ग्रिफिथ की खूबसूरती देख उसे कहता है कि किसी दिन वो ग्रिफिथ के सिर को अपना बना लेगा, लेकिन तब तक वो किसी को भी उसे नुकसान पहुंचाने नहीं देगा। राक्षस तपासा पर हमला करता है और आसानी से सांप की तेजी से तपासा के हर वार को डॉज
लॉन्च कर लेता है। किले में कोलाहल मचा हुआ है और कुशन सोल्जर किले से उनके भागने का रास्ता बंद करते ही हैं कि दरवाजे के उस पार से एक हथियार दरवाजा तोड़ते हुए सोल्जर्स को लगता है और वो वहीं मारे जाते हैं। दरवाजा तोड़कर ड्रैगन आर्मर सोल्जर अंदर आता है, जिसे देख कुशन पहचान लेते हैं कि वो नागा है। वो नागा पर अटैक करने वाले होते ही हैं कि नागा अपनी ढाल उनकी तरफ कर उन पर क्लोज रेंज कैनन फायर कर उनके चिथड़े उड़ा देता है। नागा तुरंत अपनी ढाल से नुकीले दांत निकालकर उन सोल्जर्स को वहीं काटने लगता है। तभी एक सोल्जर किले के अंदर बाकी सोल्जर्स को बुलाने भागता है, जहां उसे लाशों के अलावा कुछ नहीं मिलता। उस सोल्जर्स को धुएं के उस पार कुछ आकृति दिखती है जो उसे ही घूर रही है। किले के अंदर का ये पूरा माजरा झंडे के ऊपर से एक पक्षी देख रहा है, जो ग्रिफिथ को देख वहां से उड़ जाता है। ये पक्षी पास ही जंगलों में आता है और एक पेड़ के नीचे बैठी किसी लड़की के हाथों में बैठता है। तभी उस कबूतर की चेतना उस लड़की में ट्रांसफर हो जाती है और वो पक्षी को उसका शरीर उपयोग करने के लिए थैंक्स बोलकर भेज देती है। ये लड़की, जिसका नाम श्रीके है, एक जादूगरनी है जिसके पास भी एक एल्फ है जिसका नाम इवलेरा है। इवलेरा श्रीके को ल्यूमिनस फॉर्म यूज करने के लिए डांटती है क्योंकि वो उसके लिए खतरा साबित हो सकता है, लेकिन श्रीके को हॉक ऑफ लाइट हॉक ऑफ डार्कनेस लगता है जो धरती पर ईज ऑफ डार्कनेस लाने वाला है। वहीं शाम हो चुकी है और किले में लड़ाई खत्म हो चुकी है। सभी कुशन्स मारे जा चुके हैं, जिससे वहाँ की जमीन लाल और हवा में खून की बदबू है। वहाँ का दृश्य भयावह है, फिर भी उस लड़की को वो किसी पेंटिंग से कम नहीं लग रही है। जहाँ ग्रिफिथ के सामने उसके वॉरलॉर्ड्स शीश झुकाए हुए खड़े हैं और उसे लगता है कि वो किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहानी के बीच में है। वहीं कहीं और फानेसी और सर्पिको सद रात में एक खंडर में आसरा लिए हुए हैं, जहाँ सर्पिको होली नाइट की भीड़ न होने से खुश है, लेकिन फानेसी ठंड और भूख से पागल हो रही है। लेकिन फिर भी वो ब्लैक स्वॉर्डसन का पीछा छोड़ वापस नहीं जाना चाहती। हो सकता है कि उसे होली सी को जवाब देना होगा कि होली आयरन चेन नाइट और रिफ्यूजीज को मॉन्स्टर खा गए। ये शायद उसे इससे फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन उसे आजान की फिक्र तो है। फानेसी दूर बैठे सर्पिको को आग के करीब बैठने को कहती है, जो कुशन या और खतरों को देखने के लिए दूर बैठा है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि सर्पिको ठंड में कोलैप्स हो जाए। वहीं सर्पिको को याद आता है कि जब वो पहली बार फानेसी से मिला था तब भी बर्फ पड़ रही थी, वो भूख और ठंड के दिन, जब सर्पिको को कुछ लोग पीट कर उसका राशन छीन रहे थे और एक पत्थर के दम पर उस दिन उसने अपना राशन उन लड़कों से बचा लिया। ये होली सिटी थी जहाँ गॉड रहते थे और उन्हें ऑफरिंग में सब कुछ मिलता था, लेकिन जिनके पास देने को कुछ नहीं था उनके लिए ये जगह मुसीबत ही थी। उसके घर पर एक कमरा उसके लिए हमेशा से डिप्रेसिंग था, जहाँ पर उसकी माँ रहती थी। वो बीमारी के चलते अंदर तक सूख गई थी, जो उसे हमेशा डेथ की याद दिलाती थी। सर्पिको अपनी माँ का ख्याल रखता था, वहीं उसकी माँ को उसका लड़ना पसंद नहीं था। उसके एरिस्टोक्रेट होने पर हमेशा प्राइड होने की बात कहती थी, क्योंकि उसके पिता बहुत ही धनवान व्यक्ति थे और उन्हें यकीन था कि उसके पिता वापस आएंगे। सर्पिको की माँ ने उसे एक लॉकेट दिया जिसमें उसकी माँ और पिता की तस्वीर थी, जिससे वो खुद को प्रूव कर सके। उनका यही सपना सर्पिको पर एक भार था जो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। अगले ही दिन उस लड़के के भाई ने सर्पिको से अपने भाई का बदला लेने के लिए उसे अधमरे तक पीटा। उस दिन भी बर्फ पड़ रही थी, जिससे वो खुद को बचा नहीं पा रहा था। शायद अच्छा होता कि वो भी बर्फ में दफन हो जाता, लेकिन किस्मत किसी को उस तक ले आई। वो फानेसी थी, एरिस्टोक्रेट, जो सिर से जमीन तक बची हुई थी। उसने होली कम्युनियन के बजाय सर्पिको की जान बचाना बेहतर समझा। फानेसी ने खुद ही सर्पिको का ख्याल रखा। शायद उसे एक खिलौना मिल गया था और उसने सर्पिको से उसकी जान बचाने के बदले उससे कसम ली कि वो अब फानेसी का है। वो भी तब जब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। जब सर्पिको की माँ को उसकी नौकरी के बारे में पता चला तो वो खुश हुई, साथ ही उन्हें उम्मीद थी कि वो अपना रास्ता नोबल सोसाइटी तक बना ही लेगा। सर्पिको को वेंडिमिनियन हाउस में काम मिल गया, जिसका बजट मात्र ही बहुत से नेशन से ज्यादा था। वेंडिमिनियन फैमिली के लोग बहुत सी रॉयल फैमिली का हिस्सा बने और उनकी बेहद मजबूत पकड़ दूसरे किंगडम और रिलीजियस कम्युनिटी में है। सर्पिको फानेसी के पर्सनल सर्वेंट बना और उसे उसकी हर आदेश का पालन करना था, जो उटपटांग हुआ करती थी। कभी उसे पानी में कूदना तो कभी उसे कुत्तों से रेस करना, और तो और वो घोड़े से भी गिरा, जिसे देख बाकी सर्वेंट को उस पर दया आने लगी। बहुतों ने तो फानेसी के डर से काम ही छोड़ दिया, उसकी तानाशाही से परेशान होकर। फानेसी का ऐसा करने के पीछे का कारण खुद उसके पिता ही थे, जो हर समय काम में लगे रहते और कम ही महल में वापस आते। उसकी माँ भी उसे अकेला छोड़कर चली जाती थी। फानेसी बस अपने बड़े से महल में अकेली ही रह जाती, जिसे माँ बाप के प्यार के बदले बस महंगे गिफ्ट्स ही मिलते। वो अपने ही महल की भूल भलैया में कहीं खो गई, जिसकी याद सर्पिको को उसकी माँ अक्सर दिलाया करती थी। फानेसी अपने बड़े से कैद खाने में कैद थी, ऐसे में उसके बर्ताव में स्वार्थी होना तो तय था, जो अपने मुताबिक ही रहा करती। एक रात वहाँ तूफान आया। फानेसी इतना डर गई कि सारी रात उसने सर्पिको को उसके हाथ पकड़े रहने का आदेश दिया ताकि वो सो सके। बिजलियों की कड़ाहट से परेशान होकर फानेसी ने सर्पिको
सर्पिको को उसे बंद करने का आदेश दिया, जो सर्पिको की बस की बात नहीं थी। लेकिन जब पेड़ की डगाल ही तूफान के कारण कमरे में आ गई तो वो डरकर बाहर भाग गई। बाहर आते ही उसका डर चला गया। वो तूफान में नाचने लगी जैसे कोई चीज उसे उकसा रही हो और उसने वहां सभी स्टैच्यूज को तोड़ना शुरू कर दिया। एक बार फानेसी सर्पिको को महल के पीछे जंगलों में ले गई, जहां पहले ही छोटे जानवरों के कंकाल पड़े थे। उसने सर्पिको से कुछ लकड़ियां लाने को कहा ताकि वो पिंजरे में कैद पक्षी को जला सके। ऐसा करने में उसे मजा आता था। ये जगह उसकी होली सिमेट्री थी, जहाँ वो जानवरों को जलाया करती थी, ठीक उसी तरह जैसे बचपन में वो हेरिटेज के ऊपर मशाल फेंक उन्हें जलाया करती थी। सर्पिको को उस महल में लगभग 1 साल होने वाला था कि एक दिन फानेसी के पिता महल में वापस आए। फानेसी उनसे मिलने गई, लेकिन एक बार फिर वो बिजी थे और फानेसी अपने पिता से नहीं मिल सकी। गुस्से में आकर उसने अपनी फेवरेट डॉल को जला दिया। वो डरी हुई थी, इसलिए वो लोगों को खुद से दूर करने के लिए ऐसा करती थी। उसे डर था कि फिर वो अपने बड़े से पिंजरे में कैद हो जाएगी। शायद वो वही बनना चाहती थी जिससे वो डरती थी। यूं ही एक बार फानेसी के पिता ने सर्पिको को रोक लिया और उसके लॉकेट के बारे में पूछा। लॉकेट में देखने पर उन्हें पता चला कि सर्पिको उनका ही बेटा है और सर्पिको अपने पिता से मिला। सर्पिको को रियलाइज हुआ कि फानेसी उसकी हाफ सिस्टर है। उन्होंने सर्पिको को बताया कि ऑलरेडी उसकी तरह 3 और लोग भी हैं जो उसकी तरह वारिस बनना चाहते हैं, जो कि वो किसी तरह का झगड़ा नहीं चाहते। उन्होंने सर्पिको को नोबिलिटी और उसकी बाकी हालत ठीक करने का वादा किया, बदले इसके कि वो ये राज हमेशा राज ही रखेगा। सर्पिको चाहता था कि वो उसकी माँ से मिले, जो उन्होंने सही समय आने पर करने को कहा। उन्हें एहसास था कि वो फानेसी को खोते जा रहे हैं, लेकिन सर्पिको के आने के बाद से वो ठीक है। शायद किस्मत में उन्हें एक दूसरे का ख्याल रखना ही लिखा था। दोनों ही उस महल में रहते हुए बड़े हुए। फंक्शंस में भी फानेसी दूसरे रॉयल्स को छोड़ सर्पिको के साथ ही डांस करना पसंद करती, जो उनकी जलन का कारण था। और ऐसे ही एक बार फानेसी ने उन्हें ड्यूएल के लिए चैलेंज कर दिया। उस लड़ाई में सर्पिको ने ड्रॉ किया, जिस पर फानेसी तब भी नाराज हुई और उल्टा उसने सर्पिको को ही पनिश किया, सीरियसली ना लड़ने के लिए, जिसमें उसे मजा आता था। और तो और उसने सर्पिको का खून भी पिया, जो उसकी फीलिंग के डेवलपमेंट को दर्शा रही थी। मिस्ट्रेस और सर्वेंट के रिलेशन से ज्यादा सर्पिको की माँ की हालत पहले से खराब होने लगी। तब उसने अपनी माँ को सेंटोरियम में शिफ्ट कर दिया बेहतर इलाज के लिए, लेकिन वो अपने बच्चे को भूल सब में अपने पति को ही देखती। फानेसी के पिता जब वापस लौटे तो उन्होंने फानेसी की शादी तय कर दी। फानेसी खुद को डिफेंड करने के लिए कुछ ना कर सकी। तब वो जंगलों में चली गई। जब सर्पिको वहाँ पहुंचा तो वो बिना कपड़ों के मिली और उसने सर्पिको को उसे वहाँ से कहीं और भगा ले जाने को कहा, लेकिन सर्पिको ऐसा नहीं कर सकता था। फानेसी ने गुस्से में उस दिन महल में आग लगा दी। जब उसके पिता को ये बात पता चली तो वो बहुत नाराज हुए और नाम खराब होने के डर से शादी तोड़ दी और उसे मॉनेस्ट्री भेज दिया गया, और साथ ही सर्पिको को भी, जहाँ वो दुनिया के बारे में जाने और फानेसी पर नजर रख सके। उस दिन के बाद फानेसी और सर्पिको का रिलेशन मिस्ट्रेस और सर्वेंट का ही रह गया। मॉनेस्ट्री में दिन बीतते गए और फानेसी को होली चेन आयरन नाइट की बागडोर दी गई, क्योंकि वो वहाँ का ट्रेडिशन था कि होली आयरन चेन नाइट की कमांडर एक लड़की ही होगी, और साथ ही अजान के तौर पर वाइस कमांडर मिला। उन दिनों उग्रवादियों ने चर्च को आग लगा दी और होली सी ने होली आयरन चेन नाइट को इस पर काबू करने के लिए भेजा। फानेसी ने एक बिल्डिंग पर धावा कर सभी उग्रवादियों को हेरेटिक करार देकर जिंदा ही जला दिया, जो कि होली सी को खुश करने के लिए काफी था। फानेसी के चेहरे पर वही जानी पहचानी एक्सप्रेशन आ गई जो पहले भी थी, और शायद वो जगह उसे मिल ही गई जहाँ के वो लायक थी। उग्रवादी सिर्फ चर्च की वेल्थ खुद के लिए रखने को ही प्रोटेस्ट किया। चर्च खुद कहता है कि गॉड की नजरों में सब एक है, और होली सी खुद इस बात को नजरअंदाज कर गरीबों को मरने देता है। जो भी उसके अगेंस्ट आवाज उठाते उन्हें हेरेटिक्स करार देकर जला दिया जाता, और तो और उनकी फैमिली और रिलेटिव्स को भी टारगेट कर उन्हें भी जलाने लगे। उनमें लगभग सभी लोग कोई हेरेटिक नहीं बल्कि गरीब लोग थे जो बस मजबूर थे, और सर्पिको भी उनमें से कभी एक था, लेकिन उसने किसी तरह खुद को संभाला। और एक दिन उन लोगों में उसकी माँ थी। फानेसी ने सेंटोरियम को हेरेटिक का हेडक्वार्टर समझ सबको कैद कर लिया। सर्पिको खुद को संभाल नहीं पाया और उसके मुंह से अपनी माँ का नाम सुन लिया। सर्पिको इसके लिए खुद को ही जिम्मेदार समझा, क्योंकि उसने ही अपनी माँ को सेंटोरियम भेजा था। उसकी माँ की हालत ठीक नहीं थी, जिसके लिए उसे हेरेटिक्स करार नहीं दिया जा सकता। उन्हें बस हर किसी में अपने पति ही दिखते थे। फानेसी ने सर्पिको के हाथ में मशाल थमा दी ताकि वो फानेसी को प्रूव कर सके कि वो उसकी माँ नहीं है, ताकि वो प्रूव कर सके कि वो फानेसी का सर्वेंट है। और अब सर्पिको को कुछ आइडिया ही नहीं है कि वो किसे बचा रहा है, क्या डिलीवर कर रहा है, किससे बना है। और अब 3 साल बाद उन सभी चीजों से दूर लेडी फानेसी ब्लैक स्वॉर्ड्समैन की पीछा कर रही है। वहीं इविल स्पिरिट बर्फ के साथ मिलकर एक आकार लेकर गट और कास्का पर हमला कर रहे हैं, जिससे किसी तरह गट उसे बचा रहा है। अंतर अब सिर्फ इतना है कि पहले वो
इविल स्पिरिट से लड़ता था, लेकिन अब वो कास्का को बचा रहा है। और तो और वो कास्का के कपड़े धोने से उसके खाने तक का ख्याल रखता है, जिसमें कई दफा उसका खाना भी कास्का खा लेती है, जो पग के लिए चिंता का विषय है। साथ ही उन पर अब पहले से ज्यादा इविल स्पिरिट्स और इनक्यूबस अटैक करने लगे हैं, जो उसके लिए हार्ड होने लगा है। लेकिन उससे ज्यादा कास्का अपने पहले रूप की परछाई पर है, जो हर वक्त उसे याद दिलाती है कि उनके साथ क्या हुआ है। पग भी गट के इस बदलाव से प्रभावित है, पर साथ ही उसे भी गट की चिंता है। गट के पूछने पर पग बताता है कि उसका घर बहुत ही खूबसूरत जगह है, जो वेस्ट में समंदर के पास है, जहाँ हमेशा फूल खिले रहते हैं और हमेशा बाहर का मौसम रहता है। पग बताता है कि वो वहाँ बोर हो गया था, इसलिए वहाँ से भाग आया। गट को खुद पर भरोसा नहीं होता कि वो पग पर डिपेंड है, लेकिन उम्मीद कितनी भी छोटी क्यों ना हो, कम से कम है तो। पग गट को कुछ देर सोने के लिए कहता है, ताकि रात की लड़ाई से पहले वो रेस्ट कर ले। गट के सोते ही आग के बीच से एक कुत्ता उसके पास आता है, जिसकी आंखें बिजली की तरह हैं और लाल हैं। वो गट को ग्रिफिथ के पीछा करने को कहता है, जो अब उसके नजदीक है। वो गट को कन्विंस करने के लिए पूछता है कि तुम कास्का के साथ क्यों हो? क्या वो ग्रिफिथ से ज्यादा इम्पोर्टेंट है? कास्का वो नहीं जो पहले थी, फिर भी वो जरूरी कैसे हुई? वो बस ग्रिफिथ का दिया हुआ घाव ही है। वो बस ग्रिफिथ के सैक्रिफाइस हैं, तो उसे सैक्रिफाइस के लिए यूज करो। और कुत्ता कास्का के पास पहुंच उसका गला अपने दांतों में दबाकर गट से कहता है कि अगर तुम बस यही कर दो तो ग्रिफिथ तक एक कदम आगे पहुंच जाओगे। तभी गट की चिल्लाते हुए आंख खुलती है और वो खुद के कंधे में बैठे इनक्यूबस को मार आग में फेंक देता है। वो देखता है कि कास्का को दो छोटे इनक्यूबस परेशान कर रहे हैं। गट उन्हें भी तुरंत अपने चाकू से मार देता है। गट देखता है कि पग सो गया है और उसके ऊपर एक पिद्दू सा इनक्यूबस है और रात होने ही वाली है। कास्का नाइटमेयर की वजह से पसीना पसीना हो गई है और गट उसे सहलाते हुए खुद से कहता है कि वो ऐसा कभी नहीं करेगा। अगली रात फिर इविल स्पिरिट्स उन पर हमला करते हैं, जो पहले से ज्यादा ताकतवर और ज्यादा हैं। गट उनसे लड़ ही रहा होता है कि गट के दिमाग में रह रहकर ड्रीम की बात याद आ रही है। कास्का एक चूहे को देख बाहर खुले में आ जाती है, जो गट भी देख लेता है। तभी कास्का पर बहुत से इविल स्पिरिट्स हमला करते हैं और गट उसे बचाने के लिए खुद को शील्ड बना लेता है और गट को इविल स्पिरिट पजेस कर लेते हैं। गट कास्का की गर्दन पकड़ उसका गला दबाने लगता ही है कि एकदम से खुद की विल पावर से वो खुद पर काबू कर लेता है और तभी सुबह हो जाती है। गट कास्का को होश में लाता ही है कि गट को देखते ही कास्का डर जाती है और उससे दूर भागती है। गट उसे संभालने की कोशिश करता है, तब भी कुछ बात नहीं बनती। गट अब कास्का के पीछे चल रहा है, लेकिन उससे दूर। जो भरोसा कास्का ने गट पर किया था वो इविल स्पिरिट की पोजीशन की वजह से बर्बाद हो गया। ये बात पग समझ सकता है, लेकिन कास्का नहीं समझ सकती। शाम होते ही गट को मजबूरन कास्का के हाथ बांधकर खुद के साथ ले जाना पड़ रहा है, जो पहले से ज्यादा दयनीय होती जा रही है। गट की पहली प्रायोरिटी है कास्का को सेफ रखना, लेकिन कास्का अब गट को हेट करने लगी है। शाम को फिर गट इविल स्पिरिट से लड़ते हुए कास्का को बचा रहा है और उसने कास्का को एक पेड़ से बांध रखा है ताकि वो पिछली रात की तरह ना भागे। तभी कास्का की तरफ एक इविल स्पिरिट बढ़ता है और गट चाकू से मारकर उसे खत्म कर देता है। अगली रात फिर किसी और जगह पर कास्का को बचाते हुए गट लड़ रहा है और उस पर एक प्रेशर बिल्डअप होने लगा है। अगर वो मरा तो कास्का भी मारी जाएगी। पहले वो लड़ता था सरवाइव करने के लिए, अब लड़ता है ना मरने के लिए। शायद इसीलिए उसकी तलवार पहले से ज्यादा भारी होती जा रही है। गट और कास्का एक पुल के नीचे रेस्ट कर रहे हैं। गट की आंखें बंद देख कास्का उसका चाकू चुराने की कोशिश करती है और गट इसे हमला समझ कास्का को धक्का दे देता है। इसी तरह दिन प्रतिदिन कास्का का भरोसा गट से उठता जा रहा है और उनका रिलेशनशिप बर्बाद होता जा रहा है। कास्का को खुश न रहना गट के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। वो अब गट को उसे छूने भी नहीं देती। गट भी सोच में है कि वो उसके करीब नहीं रह सकता, लेकिन तब भी वो उसे छोड़ेगा नहीं। और ऐसे ही अगले दिन पग सोते हुए गट को उठाता है और बताता है कि कास्का रस्सी खोलकर वहाँ से भाग गई है। वो चूंकि शाम होने वाली है, उन्हें कास्का को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। पास ही कुछ लुटेरे डेरा डाले हुए हैं। वो अपनी बात कर ही रहे होते हैं कि कास्का उनके बैग से खाना निकालकर खाने लगती है। लुटेरे कास्का को गॉड से भेजी हुई ब्लेसिंग समझ उसका रेप करने के लिए बढ़ते हैं। गट को कास्का को ढूंढते हुए अपनी गलती और 2 साल तक अलग रहने की बातें याद आने लगती है और वो परेशान सा कास्का को ढूंढ रहा है। वहीं लुटेरे कास्का के कपड़े फाड़कर उसका रेप करने वाले होते ही हैं कि कास्का के आंखों के सामने फिर वही इक्लिप्स इवेंट के सीन आने लगते हैं और वो लुटेरों को मॉन्स्टर के तौर पर देखने लगती है। वहीं गट के कानों में कास्का की चीखें सुनाई पड़ती है और उस डायरेक्शन में भागते हुए जब वो वहां तक पहुंचता है तो देखता है कि कास्का ने उन लुटेरों को अकेले ही मार दिया है और वो भी खून से सनी हुई है। गट कास्का की मदद करने बढ़ता है तो कास्का उसे भी खतरा समझ उस पर हमला करती है, लेकिन गट इतने सालों की ट्रेनिंग की बदौलत आसानी से कास्का को नीचे गिरा देता है। कास्का फिर भी जद्दोजहद करती है, लेकिन गट उसे कंट्रोल करने के लिए उसे किस करता है और धीरे धीरे खुद का कंट्रोल खोकर कास्का को प्रेशराइज करने लगता है, जो उसके अंदर डार्क बीस्ट के लस्ट के
कारण हो रहा है और डार्क बीस्ट की इमेजेस उसकी आंखों के सामने आने लगती हैं, जो उसे कास्का को नुकसान पहुंचाने के लिए उकसा रही हैं, जो चाहता है कि गट कास्का को मार दे। तभी गट अनजाने में कास्का के सीने में अपने दांत गड़ा देता है और रियलाइज होते ही उससे दूर हट जाता है। गट देखता है कि उसने कास्का के साथ क्या किया और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वहीं पग कास्का को ढूंढ ही रहा होता है कि उसे एक लड़का भागते हुए देखता है। पग करीब जाकर देखता है कि ये तो इसीद्रो है जो किसी का खाना चुराकर भाग रहा है। तभी पीछे से एक लकड़ी आती है जो इसीद्रो के पैर पर लगती है और वो जमीन पर गिर जाता है। ये लकड़ी सर्पिको ने फेंका है। तभी उसके पीछे फानेसी भागते हुए आती है और इसीद्रो के रॉयल से खाना चुराने पर उसका हाथ काटने का हुक्म देती है। पग फानेसी को देख उसके करीब जाकर पूछता है कि क्या तुम मुझे अभी भी देख सकती हो। पग को देखते ही फानेसी शॉक में बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद वो सभी गट के पास पहुंचते हैं। कास्का को रस्सी में बंधा देख उन्हें भी कुछ अजीब लगता है और पग बताता है कि ये उसकी सेफ्टी के लिए किया गया है। बहुत कुछ हो चुका है। इसीद्रो तुरंत गट से अपने एहसान के बदले उसे फाइटिंग टेक्निक सिखाने को कहता है, लेकिन गट उसे इग्नोर कर सर्पिको और फानेसी से वहां उनके आने का कारण पूछता है कि क्या वो उसे फिर पकड़ने आए हैं। फानेसी झिझकते हुए गट के सामने घुटनों पर बैठ रॉयल्स की तरफ फॉर्मली गट से उसकी जर्नी का हिस्सा बनने की परमिशन मांगती है और यहाँ पर ये वीडियो खत्म होती है। दोस्तों, हमने बर्सर्क मांगा चैप्टर 182 से 190 कवर किया है। बर्सर्क मांगा का नेक्स्ट चैप्टर ग्रिफिथ, गट और उसकी टीम और एक सरप्राइज के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दोस्तों, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आप लोगों तक इस मांगा का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन पहुंचा सकूं। ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस तरह के वीडियोस आप लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए लाता ही रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।